तो फिलहाल सेंसेक्स तो है 65,000 के आसपास अभी चल रहा है। निफ्टी की बात करें तो 19,428 यहाँ पर बंद है। 19,300 पर आपकी नज़र रुकी रही है पहले से भी, और वहाँ पर जो बॉटम बना है पिछले हफ्ते तो उसको रिटेस्ट करने नहीं गया, लेकिन जिस तरह की चाल है, आप जहाँ से टॉप बना ऑल टाइम हाई का 20,000 से 8 अंक नीचे से जो पलटा है, उसके बाद से स्ट्रक्चर बहुत, अगर आप इन 3 हफ्तों का ही देखें तो लग रहा है जैसे कहीं पर कुछ थकान है, और जैसा आपने कहा कि हीट निकल जाए थोड़ा, क्या सिर्फ उतनी ही बात है या उससे ज़्यादा आगे की कुछ सोचने की ज़रूरत अब लग रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा बहुत रीड करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ देखिए ना, ये अगस्त खत्म होने पे आने वाला है और अब यहाँ से कोई भी FY24 के फॉरवर्ड अर्निंग्स पे बात करना कोई नहीं करने वाला। अब ये बातचीत जाएगी रफली FY25 के अर्निंग्स पे और FY25 में अगर हम 1000 पे 12% या 15% के रेंज का अगर नंबर लेते हैं, पकड़ते हैं ईपीएस का, तो वो भी करीब-करीब 1150, 1125 ये सब रेंज में चला जाएगा निफ्टी का FY25 का ईपीएस और उसके हिसाब से देखेंगे तो फिर फॉरवर्ड टर्म्स में मार्केट बहुत ना ओवर वैल्यूड दिखेगा, ना ही बहुत सस्ता दिखेगा। तो ये यही है बता सकते हैं और आगे की गाइडेंस भी कोई ख़राब नहीं है। आगे ऐसा भी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट राइज़ है या इन्फ्लेशन है या जीडीपी पे बड़ा डेंट है। हमने अभी क्रेडिट पॉलिसी देख ही लिया, 6.5% के नीचे जीडीपी की बात भी नहीं है। सारे पॉज़िटिव सरप्राइज़ेज़ आ सकते हैं, नेगेटिव की जगह पॉज़िटिव आ सकते हैं। इन सब में अर्निंग्स डाउनग्रेड तो मुझे नहीं दिखाई देता और जब तक अर्निंग्स डाउनग्रेड की बात नहीं आएगी, तब तक ये वैल्यूएशन सस्टेन होंगे। मैक्स टू मैक्स थोड़े समय तक टाइमिंग बेस्ड कंसोलिडेशन करेक्शन टाइम बेस्ड करेक्शन चल सकता है जो और आपके वैल्यूएशन सेटअप को बेहतर करेगा। नेट नेट मुझे बहुत दिक्कत तो नहीं लगती है ऐसे सिचुएशन में इस मार्केट में। थोड़ा करेक्शन इससे इनकार तो करना मुश्किल है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि करेक्शन थोड़ा बहुत और हो सकता है और वो हेल्दी होगा। लेकिन जो बड़ा फॉल की बात है अक्टूबर के पहले तो मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर के बाद भी कोई बड़ा फॉल होगा, उससे पहले तो बड़े फॉल की बात जी। तो आप कह रहे हैं कि अक्टूबर से पहले कोई बड़ी गिरावट नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा निफ्टी का जो चार्ट हमारे सामने है, उस पे ध्यान दे लेते हैं। यहाँ निफ्टी का ये चार्ट हमें क्या कह रहा है? अभी तक जो यहाँ पर मार्च से लेकर के तेज़ी बनी है, इन पिछले कुछ महीनों की तेज़ी में हमें पहली बार एक थोड़ा-सा ठीक-ठाक रिट्रेसमेंट मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी भी 23% रिट्रेसमेंट, जो 23.6 हम कहते हैं ठीक-ठीक बोलें तो, वो भी पूरा नहीं हुआ है। उससे पहले ही अभी ये 19,300 वाला बॉटम बना, जिस पर आपकी नज़र भी है। लगभग वहीं पर है और 50 डे मूविंग एवरेज भी है। तो या तो हम ये समझें कि बाजार में इतना स्टीम बचा हुआ है, इतना दमखम है कि 23.6% रिट्रेसमेंट, जो सबसे पहला बेसिक रिट्रेसमेंट है, वो भी बाजार ठीक से नहीं कर रहा है, या हम इतनी गुंजाइश लेकर के चलें कि अगर एक बार रिट्रेसमेंट करने का मन बाजार ने बनाया है, तो वो एक बार जो आपका फेवरेट है 38.2%, वहां तक तो एक बार को छू लेगा, जो 18,800 के आसपास अभी है। छूना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 19,000 के नीचे एक बार डिप हो जाए तो ये जो थोड़ा रैली का जो रैली बहुत फास्ट हो गई है वो थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा है और इसके लिए सामने हमें डाउ जोन्स में भी कुछ खास रीडिंग करने को मिल नहीं रहा है कि वहाँ से नेगेटिव रीड करके कुछ आगे और ज़्यादा डाउनसाइड की बात करें। अगर माइनस रिट्रेसमेंट की बात की जाए तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऐसा होता है कि 19,300 के पहले कुछ भी कहना उचित नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास अब ट्रिगर पॉइंट्स खत्म हो रहे हैं। क्रेडिट पॉलिसी गई, यूएस के डेटा पॉइंट्स गए, महीना शुरू हो गया, रिजल्ट्स गए। ट्रिगर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बेसिस पे कहा जाए
कि मार्केट में यहाँ से अपसाइड फिर से आना चाहिए, तो क्या हो सकता है? पहला कंसोलिडेशन हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी मुझे ऐसी लगती है कि जो ओवरऑल अर्निंग्स हुई हैं अभी इस मार्केट में, जो कि बिलो 17,000 लेवल से जो चलता आ रहा है निफ्टी का, उसके अगेंस्ट का थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग अभी और भी पॉसिबल है। लेकिन इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डैमेज तो उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन 19.3 के नीचे वो पॉसिबल है प्रॉफिट बुकिंग, बिकॉज इतना भी हमारा डॉलर इंडेक्स हमको सपोर्ट नहीं दे रहा है, और ना ही यूएस का ट्रेजरी यील्ड कुछ सपोर्ट दे रहा है। अभी भी फ्लैटी होता हुआ नहीं दिख रहा है यूएस 10 ईयर। ये सब फैक्टर्स ऐसे हैं कि बहुत कंफर्टेबली 19,000 पे, 19,300 पे एक हार्ड कॉल लेने से रोक रहे हैं। उस कॉल को लेने के लिए हमें 18,900 प्लस माइनस 100-200 पॉइंट्स ये सब वेट करना पड़ेगा, और वहाँ पे ले सकते हैं। मैंने पॉसिबिलिटी ओपन रखा है लिटिल बिलो 19,000 का, लेकिन 19,300 टूटने के पहले वो भी कहना ठीक नहीं। जी, तो फिलहाल अभी 19,300 ही वो लेवल है जहां पर बिल्कुल नज़र टिका करके रखनी है, और आपका 50 डे मूविंग एवरेज भी वहीं पे पहुंच ही रहा है। तो ये इस हफ्ते टेस्ट हो जाएगा कि मतलब वहां तक जाना है, उसको तोड़ना है या नहीं तोड़ना है, मतलब जो भी होना है इस हफ्ते हो जाएगा। क्योंकि आज नहीं, ये हफ्ता नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो एक हफ्ते के बाद, बिकॉज एक आधा करीब करीब 5 दिन के कैंडल में मोस्टली यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए, और जो भी आर या पार है वो नेक्स्ट वीक होना चाहिए, बिकॉज ट्रिगर पॉइंट इस हफ्ते थे। उस ट्रिगर पॉइंट पे मार्केट में ब्रेकडाउन का रिएक्शन नहीं हुआ। अब ट्रिगर पॉइंट एक्सपायरी का आएगा, मंथली एक्सपायरी का, और अगले हफ्ते बड़े ट्रिगर पॉइंट्स कुछ नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में कुछ वैसा होगा। उसके अगले हफ्ते में ही होना चाहिए। जी। बाकी देखिए जैसे डेटा पॉइंट बोलेंगे, फिलहाल तो वैसा ही लगता है। अच्छा, अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म के हिसाब से मुझे कहीं पर प्रीएम्प्ट करना हो कि बाजार वापस तेजी की तरफ कब आ जाएगा, तो एक मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको देखना कितना वैलिड रहेगा, या इससे बेहतर इंडिकेटर हमें ये 20 डे मूविंग एवरेज देगा? मैंने अपना जो पॉइंट रखा है, मेरे इंडिकेटर्स तो अभी भी यही कह रहे हैं कि 19,300 पे सब कुछ हंकी डोरी है, लेकिन नहीं, वो लॉन्ग तो के नीचे सपोर्ट के लिहाज से, मैं लॉन्ग वापस के ऊपर पलटने के लिहाज से पूछ रहा हूँ आपसे। लॉन्ग के लिए 19,650 के ऊपर एक बंद तो जरूरी है, तो और 19,650, आपका 20 डे मूविंग एवरेज वहीं पर है? हाँ वो तो टच एंड गो हो सकता है, लेकिन मुझे जी। उसके ऊपर एक क्लोज मिलना चाहिए। वो उसके स्ट्रेंथ ऊपर अगर है। बंद होगा तो ये ट्रेंड लाइन भी पार हो जाएगी, आपका एक ताजा स्विंग हाई जो है वो भी पार हो जाएगा, 20 डे मूविंग एवरेज भी कहीं ना कहीं पार हो ही जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। ये मतलब 350 पॉइंट का खेला है अभी बाजार में निफ्टी के लिए, जिसमें हमें समझना होगा कि अब इमीडिएट फ्यूचर में, तात्कालिक भविष्य में क्या होने जा रहा है बाजार में। ऊपर की नजर रखें या नीचे थोड़ा और देखें, इसके लिए हमें 350 अंक की इस पट्टी पे नजर रखनी पड़ेगी। अब आगे मिड कैप स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं पहले, बैंक निफ्टी पर आगे आएंगे। अब यहाँ पे जैसा हम पहले भी कहते रहे हैं कि मतलब हम बाजार की बात करते हैं कि बाजार 3 हफ्ते से गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है? अगर आप मिड कैप को देखते हैं तो मिड कैप भी तो एक इसी बाजार को रिप्रेजेंट करने वाला, बल्कि कहीं ज्यादा ब्रॉडर इंडेक्स हम कहते हैं, कहाँ गिर रहा है बाजार? सही ऑब्जर्वेशन है, और निफ्टी मिड कैप में हमने बिल्कुल क्लियरली इस चीज़ को डिस्कस किया है कि 38,000 से 40,000 ये रेंज में जाके ही हमारा ये जो रैली है वो कहीं कल्मिनेट होता है जाके। 38,000 तो ऑलमोस्ट आप आ गए, इसको आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। हो 38 ही गया, उससे ऊपर ही जा चुके थे, 38,200 तक 38,150 के लगभग। ऊपर हो गया, लेकिन अभी भी इसका कहीं से भी स्टीम खत्म होता हुआ नहीं दिखता है। ये स्टीम खत्म होने के लिए मुझे एटलीस्ट एक इंडिकेशन चाहिए, और कम से कम इसमें भी ना, ये जो निफ्टी मिड कैप 100 है, ये 37,000 के नीचे बंद हो तो ही कूल ऑफ सोचना चाहिए।
अदरवाइज अभी भी 38 लोअर एंड है और 40,000 अपर एंड है, ये बचा हुआ है। ये रेंज में अभी भी ट्रेड हो सकता है। अगर 37 के नीचे मिड कैप इंडेक्स 100 बंद दिया तो शायद ये रहेगा कि अब ब्रॉडर मार्केट में भी करेक्शन होगा, लेकिन फिलहाल वो इंडिकेशन हमारे पास नहीं है। ना ही निफ्टी मिड कैप में है, ना ही निफ्टी स्मॉल कैप में है, दोनों में से कहीं पे भी। जी, तो मिड कैप में भी नहीं है और यहाँ स्मॉल कैप को भी हम देख रहे हैं, इसमें भी 12,000 पे हम लोग बार बार चर्चा करते रहे कि 12,000 कब आएगा, तो अब लगभग पहुंच ही गया, 11,900 के आसपास तक तो पहुंच ही गया। जो इसका हमारा पिछला टॉप था, अगर हम उसको भी ध्यान दे लें तो वो भी 12,000 के आसपास का है, लगभग छू चुका है। लेकिन अगर मैं इस बड़े पैटर्न पे थोड़ा सा ध्यान दूं, एक तरह का ये डब्ल्यू बना रहा है, तो चूंकि इस डब्ल्यू में ये बाद वाला जो इसका बॉटम है ये ऊपर उठा हुआ है, तो अगर मैं ज्योमेट्री के हिसाब से देखूं तो फिर जैसा ये डाउन लेग था, अगर उतना ही बड़ा अप लेग बनना है, शायद मैंने पहले भी पूछा था आपसे कि इसी को उठा करके इतनी ही, मतलब 12,000 से कहाँ तक आया ये आया लगभग 8,000 तक, 4,000 पॉइंट। तो ये बॉटम आपका है लगभग 8700 का, तो वैसे ही क्या 12,700 के आसपास तक का हम देखेंगे, उससे पहले तो शायद ये थकेगा नहीं। देखिए पहली चीज़ ये है कि 12,000 तो ऐसा है निफ्टी स्मॉल कैप के लिए कि आपके दिल्ली के बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर वाले सिग्नल पे ट्रेन रुकी पड़ी है, स्टेशन जी, मास्टर की हरी झंडी दे दें तो बस 12,000 जाके छू के वो एंटर कर लेकिन जाए। निफ्टी भी 20,000 से 8 पॉइंट पीछे रह करके लौटा है। बस तो इसमें प्रॉब्लम इंडेक्स की नहीं है, प्रॉब्लम स्टेशन मास्टर की है, हरी झंडी दे नहीं रहे हैं। अभी आप ऐसा समझें कि स्मॉल कैप मुझे लगता है 13,000 तक मुझे ओपन रखना चाहिए। अभी इसको सीधा का सीधा हम एक बारी में दे नहीं सकते हैं। ग्रीन सिग्नल की 12,000 क्रॉस करके और 12,000 पे ही रुक जाए। थोड़ा सा ओवर शूटिंग के लिए मैंने ओपन रखा है, और ये सब जब तक रिवर्सल सिग्नल नहीं दे दे तब तक अपने अपर एंड वाले टारगेट्स को ना नहीं कहना चाहिए। और स्मॉल कैप का भी लोअर एंड का टारगेट तो 12,000 ही है प्रीवियस हाई का। अपर एंड का टारगेट कहीं पे भी जा सकता है, 13, 13.5, 14 ये रेंज तक भी जा सकता है। तो इसको ओपन रखना है और रिवर्सल को रीड करना है। फिलहाल रिवर्सल नहीं है हमारे पास, तो वेट करना है उसका। हो सकता है कि अभी मार्केट में कुछ नहीं हो और ये सब जो आने वाले लेवल्स हैं ये हमें सितंबर या अक्टूबर में देखने को मिलेंगे। जी, अच्छा यहाँ पर सुमेश आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, निफ्टी में, सेंसेक्स में हमें करेक्शन दिख रहा है, मिड कैप में, स्मॉल कैप में नहीं दिख रहा है, और दूसरा एक साथ में इंडिकेटर मैं देख रहा हूं कि जो रिटेल निवेशक है उसे बाजार की तेजी पे थोड़ा बहुत, थोड़ा क्या मतलब कुछ ज्यादा ही भरोसा हो चुका है। मतलब वो निफ्टी में आपको थोड़ी सी लाली दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे लगता है कि मैंने जो शेयर खरीदा है वो 4 महीने में दोगुना हो जाएगा, ये मतलब भरोसा आपको सब तरफ बनता हुआ दिख रहा है। अब एक सिंपल सा उदाहरण आपको देता हूँ कि आप कहें कोई शेयर नहीं, ठीक नहीं लग रहा है, बहुत चढ़ गया है, इतने में तो रिस्क ही दिखता है, पलट करके टिप्पणियां आएगी, पूछा जाएगा कि अरे भाई आप क्या जानते हैं, ये देखिए ये तो 2 हफ्ते में 50% चढ़ गया, हाइपोथेटिकली पूछ रहा हूँ। ये इस तरह का जो एक सेंटिमेंट बाजार में बनता है, मैंने तो इतने समय से देखा है कि इस तरह का सेंटिमेंट कहीं ना कहीं या तो एग्जुबरेंस को दिखाता है कि एग्जुबरेंस बन रहा है, या किसी साइकिल के कंक्लूड होने के करीब पहुंचने के बारे में दिखाता है। तो ऑब्जर्वेशन अभी अभी हम इसे एग्जुबरेंस की शुरुआत माने, या कहीं पर एक हो सकता है कि एक बार को साइकिल पूरा हो रहा हो। आपने जो लास्ट सेंटेंस बोला मेरा अंदाजा वो है एक्सुबरेंस। देखिए इसको इन लाइट ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स देखना पड़ेगा और इन लाइट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक डेटा देखना पड़ेगा। हमारे पास कॉर्पोरेट अर्निंग्स में कोई इशू नहीं आया, हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक डेटा में कोई इशू नहीं आया। और इसका एग्जांपल लेना है तो 2014 से 17 के रेंज में चले जाइए, जहां पे रैली अगेंस्ट दी होप थी, नॉट बैक्ड बाय नंबर्स थी।
अभी की जो रैली आई है हमारी करीब करीब 18 मंथ्स के टाइम लैग के बाद, वो रैली इज नॉट बैक्ड बाय होप्स, वो रैली इज बैक्ड बाय नंबर्स, बिकॉज हमारे वैल्यूएशन करेक्शन हो चुके हैं। और एट दिस जंक्चर हमारे पास कोई भी ऐसा डेटा पॉइंट एक्स कंटिंजेंसी, अंडरलाइन द वर्ड कंटिंजेंसी, उसके अलावा कोई भी ऐसा विजिबल फैक्टर नहीं है जिसमें हम जाके बोल सके कि नहीं नंबर्स खराब होंगे, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे हो या कॉर्पोरेट लेवल पे हो, एक्सक्लूडिंग जियो पॉलिटिकल रिस्क, जिसका तो भगवान के अलावा किसी को नहीं पता होता। हमारे पास कोई रिस्क अभी विजिबल नहीं है, ना ही फाइनेंशियल बबल की हम बात करें वहाँ भी वो भी विजिबल नहीं है। यूएस में जहाँ तक मैं कभी कभी न्यूज़ सुनता हूँ तो कहते हैं कि छोटे छोटे बैंक फट रहे हैं, लेकिन कुछ वैसा न्यूज़ आ नहीं रहा है, कुछ मेजर नहीं हो रहा है। मतलब यही है कि वहाँ पे भी कंट्रोल्ड है सिचुएशन, तो कोई मेजर इनसाइट कोई हमें दिख नहीं रहा है कुछ भी कि बहुत मेजर नेगेटिव है, ना ही नंबर्स में, ना ही वैल्यूएशन में जिसको डेटा में बैक इन किया जा सके। तो मुझे लगता नहीं है कि ये यूफोरिया का मैक्स है, नहीं वैसा नहीं है। बट ये ज़रूर है कि हम यूफोरिया स्टेज में एंटर कर रहे हैं। अभी जिस तरह से लोगों के कॉल आते हैं, जिस तरह से एनरोलमेंट के लिए बात करते हैं, मैंने तो अब अकाउंट लेना रोक दिया है। अब मैं कोई अकाउंट नहीं ले रहा जब तक करेक्शन पुल ऑफ नहीं हो जाए, या 2-3 महीने के टाइम से मैं कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं एनकरेज कर रहा हूँ। एग्जिस्टिंग जो है इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, कहीं अगर रूम है तो एक आधा स्टॉक मिल रहा है तो खरीद रहे हैं। इस सिचुएशन में यही है कि यहाँ से कैपिटल प्रिजर्वेशन कह लीजिए या प्रॉफिट प्रिजर्वेशन कह लीजिए, इनका वक्त ज़्यादा है। इसका मतलब आप ये बिल्कुल नहीं लगा लें कि कल से रैली खत्म और मार्केट धड़ाम, ये सेफ्टी मेजर होगा। लेकिन हम ज़रूर यूफोरिया के एट द बिगिनिंग हैं, और यूफोरिया यहाँ पर समस्या यही है सोमेश। 10% तक भी रैली देखिए है आराम से, 10-15%। सोमेश, आप जिस तरह से कहते हैं और बहुत सारे लोग, मतलब इस हम जिन दर्शकों को संबोधित करते हैं उनमें से कुछ तो समझते हैं इस चीज को कि अच्छा आपके कहने का जो स्टाइल है और आप जिन चीजों को जैसे देखते हैं, जिस तरह से रखते हैं, लेकिन बहुत सारे दर्शक, आपने कहा कि हाँ ठीक है अब सावधानी का समय है, मैंने खरीदारी रोक दी है, मैंने नए क्लाइंट एनरोल करने रोक दिए हैं, नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, बहुत कहीं कोई गुंजाइश मिलेगा तो कर रहे हैं, और 2 हफ्ते बाद मार्केट हो सकता है यहाँ से और आगे हमें नजर आए, तो फिर ये कहा जाएगा अच्छा आप तो कह रहे थे कि बाजार थक गया, बाजार देखिए यहाँ से यहाँ तक आ गया। ओके, इसका जवाब यही है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट में मैंने पिछले 2 हफ्ते पहले भी आपने मेरे से ये सवाल पूछा था। मैंने 19,800 700 जो भी रेंज है 20,000 के पास, मैंने क्लियरली बोला इन्वेस्टमेंट पॉज करने का टाइम है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है। बाजार थका है, चल थका रहेगा। हाँ, अगर आपको थोड़ा गेन लेना भी है तो वो गेन ट्रेडिंग इन नेचर है। फर्क समझिए, मार्केट ऊपर जा सकता है लेकिन ट्रेडिंग गेन लेने का वक्त है। ऐसा नहीं है कि हमारा इस लेवल से 5 साल तक का सॉरी 1.5 से 2 साल तक का कोई बहुत बड़ा रिटर्न आ जाएगा। अंडर परफॉर्मेंस आ सकती है। 21,000 तो नंबर याद है हमको, ये फाइनेंशियल में हमने ये नंबर बना के रखा है। 21,000 हम देखेंगे, आपके मैगजीन में आपने जो सर्वे किया है उसमें भी मैंने ये नंबर दिया है। उस हिसाब से यहाँ से अभी हो सकता है 7-8% की रैली तो और बची हो 21 पे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके कोई पोल लग गया कि भाई अब 21 के ऊपर नहीं जाएगा, 500 ऊपर 500 नीचे रह सकता है। वो रूम है अपसाइड का, लेकिन वो ट्रेडिंग गेन बनाने का रूम है, वो इन्वेस्टमेंट का नहीं है। या फिर स्टैगर्ड बाइंग SIP का है जिसमें आप 10-10% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बार में एक कंप्लीट लॉट लगा के बैठने के लिए ये मार्केट नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कैश है तो हाँ ये बात सही है कि मार्केट में जीरो इन्वेस्टमेंट नहीं रखना चाहिए। और मैंने जो बात किया है वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात किया है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट में कोई भी 10-20% इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहे, अच्छी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100% इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे मैं तो बुद्धिमानी हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, बैंक निफ्टी की हमारी बात रह गई तो उस पर आ जाते हैं। और बैंक निफ्टी के लिए आपको क्या लग रहा है इस समय, क्या देखना है हमें? यहाँ भी कमजोरी तो है और यहाँ पर चार्ट में एक सीधा फर्क दिखता है निफ्टी के मुकाबले, कि जहाँ पर निफ्टी ने अपना पिछला ताजा बॉटम नहीं तोड़ा था जो 19,300 का है, बैंक निफ्टी ने अपना उसी तरह का जो सिमिलर बॉटम है वो तोड़ दिया है शुक्रवार को। मेरा अपना अंदाजा ऐसा है कि ऐसे सिचुएशन में 200 DMA टेस्ट हो जाता है। प्रॉब्लम ये है
कि इसका 100 EMA ऐसे जगह आ रहा है जहाँ पे बहुत ही क्लस्टर ऑफ डेटा है, इसलिए हो सकता है कि 200 EMA के पहले भी इसको सपोर्ट मिल जाए। लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर में मोस्टली, और जैसे रिजल्ट देख चुके हैं, रिजल्ट में मुझे तो कहीं इन आइसोलेशन किसी भी बैंक में, बड़े बैंक में मुझे खराब रिजल्ट नहीं, और जो निम्स पे प्रेशर होना चाहिए था वो निम्स पे प्रेशर तो दिखा ही नहीं है। थोड़े बहुत निम्स कॉन्ट्रैक्शन होने थे वो होंगे, लेकिन बड़ा निम्स पे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे कहीं पे भी कोई बड़ा प्रेशर नहीं दिख रहा। और आगे अगर इंटरेस्ट रेट पॉज हो जाता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, स्कोर लेवल पे कंट्रोल रह जाता है, और 6 महीने के बाद, 6 नहीं भी तो 6-9 महीने के बाद अगर बातचीत शुरू हो जाती है रेट कट की, तो फिर से बैंक में वैल्यूएशन प्रीमियम शुरू हो जाएगा। तो अभी वैल्यूएशन सब आ चुका है जिस लेवल पे, उसके कारण से भी बैंक नहीं होगी। तो इसमें होगा क्या बैंक में, मेरा ऐसा अंदाजा है कि जो रैली बहुत ज़्यादा हो चुकी है बैंक में, कैचअप रैली भी हुई निफ्टी की और फिर ऊपर भी गया 38.5 से लेके ऑलमोस्ट चला गया 46.5 तक। तो काफ़ी बड़ी रैली एक सेट में हो गई है और उस अर्निंग्स को कैच कर लिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक में कूल ऑफ चलना चाहिए। 43,000 से 42,500 का रेंज में कहीं पे भी बैंक को सपोर्ट मिल सकता है। अब मैं फिगर आउट जो नहीं कर पा रहा हूँ ये है कि ये लास्ट लेग है बैंक के शॉर्ट टर्म करेक्शन का, कि यहाँ पे जाके फिर एक पलटेगा और फिर उसके बाद जाएगा बिलो 43। इस पे मुझे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन देख के तो यही लगता है कि ये लास्ट लेग है, और अगर लास्ट लेग है तो 43 के पास रुक जाएंगे, 43-43.5 के पास रुक जाएंगे। अगर एक और बचा होगा तो शायद 42.5 की तरफ। जी, तो अगर इसे 43 के आसपास तक भी जाना है तो निफ्टी पर क्या सिमिलरली 19,300 टूटेगा नहीं? देखिए, क्योंकि वहां पे अगर आईटी का सपोर्ट मिल गया और इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं तो निफ्टी बहुत ज़्यादा टूटेगा भी नहीं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन निफ्टी की रिलेटिव स्ट्रेंथ बैंक से ज़्यादा है, इसलिए पॉसिबिलिटी अगर थोड़ा भी निफ्टी आईटी से झटका मिला तो निफ्टी के 19 एंड बिलो जाने के चांसेस ओपन रहेंगे। मैं तो चाहता हूँ एक बार हो जाए, वो होना चाहिए। जी, तो ये कहानी अभी निफ्टी बैंक की। आईटी सेक्टर पर आपकी आशा टिकी है कि शायद बाजार को ये कहीं सहारा दे दे। तो यहाँ इसका जो चार्ट दिख रहा है, क्या ये कह रहा है कि हाँ, मैं सहारा देने के मूड में हूँ? क्या इसका जो रीसेंट टॉप जो है, जहाँ पर एक तरह का मुझे डबल टॉप भी दिख रहा है 31,650 के आसपास का, क्योंकि यहीं पे अभी ताजा टॉप बना और उससे पहले आपका फरवरी का टॉप भी वहीं पर है। तो यहाँ तक जाने की गुंजाइश है, इससे आगे जाने की गुंजाइश है, क्योंकि जो चीज हमें बैंक निफ्टी में दिख रही है उसका ठीक उल्टा रुझान हमें यहाँ पे दिख रहा है, कम से कम पिछले 2-3 हफ्तों में। मेरी एक रीडिंग की बड़ी तकलीफ कह लें या एक थोड़ा एज कह लें, वो ये है कि मुझे हमेशा, मैं जो प्राइस मूवमेंट देखता हूँ उस पर मैं फंडामेंटल स्टैब्लिश करता हूँ। अनसर्टेन जब रहता है सिचुएशन तो वन साइड कॉल लेना मुझे लगता है थोड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। और ये स्ट्रक्चर आप थोड़े लंबे स्पैन पे देखेंगे तो ये वाइड फ्लक्चुएशन का स्ट्रक्चर होता है, ना कि एक साथ सिर्फ कहीं बुल मार्केट का। ये टाइम, बहुत ही टाइम करेक्शन रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन में जाने का सिचुएशन। तो जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा और जैसे जैसे अनसीन रिस्क रिसीड होता जाएगा, वैसे वैसे इस स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। अभी तक सिर्फ इतना है, ये स्ट्रक्चर यही कह रहा है कि इन्फोसिस ने जितने भी वार्निंग सिग्नल दिए हैं वो फेक एंड फॉल्स हैं। ओवरऑल कोई आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम नहीं है। ये मार्केट में जो भी है स्टॉक प्राइस के हिसाब से बॉटम बन चुका है और यहाँ से किसी की अर्निंग्स पे कोई दिक्कत नहीं, ये स्ट्रक्चर ही कहता है। लेकिन अगर गलती से भी इन्फोसिस के कंटिन्यूस 2 क्वार्टर के वार्निंग का कोई असर अगले क्वार्टर में दिख गया, इसका जो फॉल होता है वो बहुत ही शार्प होता है। मतलब आपका पूरा एक 2-2 महीना का गेन में भी 3-4 सारा गेन निकल जाए। तो इसलिए ये बहुत ही केयरफुल स्ट्रक्चर होता है। दूसरी चीज़, मेरे पास यहाँ पे कोई वैल्यूएशन सपोर्ट नहीं है ना डिसेंट, जिसके कारण मैं कह सकूँ कि चलो जितना भी खराब होना है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या खराबी हो सकती है। वैल्यूएशन सपोर्ट है नहीं, सब वैल्यूएशन प्रीमियम पे है, लेकिन आईटी करके बहुत वैल्यूएशन मिलता है। जी, तो
अब मुझे यहाँ से एक ही चीज़ है कि आईटी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट मुझे तो नहीं लगता करना चाहिए। हाँ, ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से फिर देखिए मेरी बातों को दोनों तरीके से समझिए। ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से जहाँ पे ट्रेंड है, मोमेंटम है, वहाँ पे ट्रेड कर लीजिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से जहाँ पे रिस्क प्रीमियम ज़्यादा है, वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं। मतलब ये कि अभी इस डब्बे के अंदर ये बंद है और इससे बाहर निकलना आसान नहीं होगा। लगता नहीं है। इनफैक्ट जो अभी लेटेस्ट हाई बन गया है आपका ना, इसके पास से ही थकान आ जानी चाहिए। जी, लेटेस्ट हाई मतलब नहीं, 21,700 के आसपास? नहीं, नहीं, अभी आपका जो लेटेस्ट लाल कैंडल। अच्छा, मतलब हाँ, यही ताजा वाली। हाँ, ओके, यहीं से तो आप कह रहे हैं कि 100-200 ये जो लाल कैंडल है ये अपने आप में दिखा रहा है कि अब यहाँ से थोड़ा सा थकान हुँ, इसके अंदर आ जाएगी। ओके, आना चाहिए।